गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जीएल सैनी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आपका सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपको पर डे किसी ना किसी की लाइव क्लास या रिकॉर्डिंग क्लास मिल रही है, वैसे ही मैं कृष्णकांत सोनी एचओडी ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज अपन लोग डिस्कस करने जाएंगे, जिससे लगातार एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं और बाकायदा नॉर्मल यदि आप आरयूएचएस एग्जाम की बात करो तो उससे क्वेश्चन आते हैं। अब आपको पता है अपन लोग एक मेडिकल सर्जिकल का एक अच्छा सा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक अपन लोग लेंगे जिसका नाम है एमआई मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन। अब अपन लोग मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन पढ़ने से पहले अपन लोग ये देखते हैं कि व्हाट आर द लीडिंग डिजीज दैट कैन कॉज द डेथ नाउ डेज। यदि अपन लोग करंट सिनेरियो में जाएं, करंट सिनेरियो में देखें कि क्यों लोगों को हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं या कोई ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिनकी वजह से पेशेंट की डेथ हो रही है, मोर्टेलिटी बढ़ रही है। तो जो पहला जो लीडिंग कॉज है वो है बच्चा कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कौन सी डिजीज है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज। और सेकंड जो कॉज है या सेकंड जो लीडिंग कॉज है जो डेथ का है वो है एंडोक्राइन प्रॉब्लम, दैट इज द डायबिटीज मेलाइटस। अपार्ट फ्रॉम द डायबिटीज मेलाइटस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एमआई मायोकार्डियन इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन को क्लियर करने से पहले मैं ये बताता हूँ कि कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन ही सुना होगा, मतलब कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि एंडोकार्डियम इन्फ्रैक्शन होता है कि पेरिकार्डियम इन्फ्रैक्शन होता है। आपने हमेशा क्या सुना है बच्चा? मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन से जानने से पहले आप लोग ये चीज देखेंगे कि जो हार्ट की मायोकार्डियम लेयर होती है, कौन सी बच्चा? हार्ट की मायोकार्डियम लेयर होती है। इसी के कारण इसमें क्या पड़ा हुआ है? मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन नाम पड़ा हुआ है। इसका क्या पड़ा हुआ है? मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन नाम पड़ा हुआ है, क्योंकि जो मायोकार्डियम लेयर है, कौन सी लेयर बच्चा? मायोकार्डियम लेयर है, वो हार्ट को 80%, कितना बच्चा? 80% कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराती है। यदि अपन लोग हार्ट की मसल्स की बात करें, उनको कैटेगराइज करें, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम, तीन जो लेयर हैं, कि सबसे ज्यादा हार्ट के वी कैन से कॉन्ट्रैक्शन कौन प्रोवाइड कर जाती है, तो वो कौन सी लेयर होती है बच्चा? मायोकार्डियम लेयर होती है, मायोकार्डियम मसल्स होती है, जो हार्ट को 80% क्या प्रोवाइड कराती है? कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराती है। अब यदि ये लेयर डैमेज होगी तो नेचुरल बात है हार्ट के जो कॉन्ट्रैक्शन है उस पर क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो जाएंगे बच्चा? डाउन हो जाएंगे। इसलिए हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं कि इस लेयर में प्रॉब्लम की वजह से हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन कम होते हैं, इसलिए अपन लोग इसको क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन। ठीक है, अब अपन लोग बात करते हैं इन दो चीजों के बारे में कि व्हाट इज द मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन क्या होता है? मायोकार्डियम और इन्फ्रैक्शन क्या होता है? तो मायोकार्डियम का मसल मतलब है हार्ट की मसल्स। किसकी मसल्स बच्चा? हार्ट की हार्ट मसल्स। क्या है बच्चा? हार्ट मसल्स। और यदि अपन लोग मायोकार्डियम देखें तो मायो इन्फ्रैक्शन देखें तो इन्फ्रैक्शन का मतलब होता है डेथ ऑफ द सेल्स, डेथ ऑफ सेल्स। मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन का मतलब है कि हार्ट की जो मायोकार्डियम की मसल्स है वो क्या हो गई है बच्चा? इसी मसल्स की जो सेल्स है वो क्या हो गई है? डेथ हो गई है, जिसकी वजह से हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही, या फिर अपन लोग ऐसा बोल सकते हैं जिसकी वजह से हार्ट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा। यदि हार्ट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगा तो पेशेंट की जो कार्डियक आउटपुट वो क्या हो जाएगी बच्चा? डाउन हो जाएगी। तो अपन लोग इसकी जो डेफिनेशन देखें वो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि प्रोलॉन्ग मायोकार्डियम इस्चेमिया। इसमें एक वर्ड आया है बच्चा, प्रोलॉन्ग। एक वर्ड आया है प्रलॉन्ग। प्रलॉन्ग क्यों? आपने यदि देखा होगा कि यदि कुछ समय के लिए मायोकार्डियम लेयर डैमेज हो जाती है, या फिर अपन लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हार्ट की मसल्स को क्या नहीं पहुंच पाता? ब्लड नहीं पहुंच पाता। क्या नहीं पहुंच पाता बच्चा? ब्लड, कुछ समय के लिए। तो फिर अपन लोग उसको क्या बोल सकते हैं? एंजाइना बोल सकते हैं। समझ में आया? और उसके लिए क्या होगा? हार्ट की मसल डैमेज नहीं होंगी। हार्ट की मसल क्या नहीं होंगी बच्चा? डैमेज नहीं होंगी। लेकिन ये क्या कहलाए हैं? प्रोलॉन्ग मायोकार्डियम इस्चेमिया, मतलब हार्ट की मसल्स को बहुत लंबे समय तक के लिए क्या नहीं मिल पा रही? ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही। इसलिए हार्ट की मसल्स में क्या हो जाएगा? इस्चेमिया हो जाएगा, यानी जो सेल्स हैं उनकी क्या हो जाएगी बच्चा? डेथ हो जाएगी। इसलिए इसको बोला गया है कि प्रोलॉन्ग इस्चेमिया, प्रोलॉन्ग इस्चेमिया, मायोकार्डियम इस्चेमिया that cause the damage of the heart muscles और डायरेक्टली डेथ ऑफ द हार्ट मसल। अब किसी भी पर्टिकुलर मसल्स की डेथ हो जाएगी तो पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर सिस्टम काम करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से जो हार्ट है उसकी जो पंपिंग कैपेसिटी है
वो क्या हो जाती है बच्चा, बंद हो जाती है। तो इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम इन्फ्राक्शन, जिसका दूसरा नाम क्या है बच्चा, हार्ट अटैक। जिसका दूसरा नाम क्या है, हार्ट अटैक। इसका दूसरा नाम क्या है, हार्ट अटैक। ठीक है, ये तो हार्ट अटैक के बारे में हो गया कि मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन किसको बोलते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन हो गया, आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि रात को अच्छे से सोए, खाना पीना खा के सोए थे, लेकिन सुबह उठे ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो अर्ली जो मॉर्निंग सिस्टम, अर्ली मॉर्निंग है, तो यदि मैं बात करूं अर्ली मॉर्निंग की, मैं बात करूं अर्ली मॉर्निंग की, तो अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है, हम लोग ऑलमोस्ट 10 या 11 बजे सो जाते हैं। तो 6 या 7 घंटे की नींद के बाद क्या है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत डाउन हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिक डिमांड सारी कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। अब मेटाबॉलिक डिमांड में होता क्या है कि ब्लड का फ्लो भी थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो यदि सपोज करो ब्लड के फ्लो के बीच में यदि जरा सा भी क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है, जरा सा भी क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है, और वो ब्लड बहुत आराम से फ्लो कर रहा है, बिकॉज मेटाबॉलिक डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है, तो ब्लड है वो इस ऑब्स्ट्रक्शन को भी क्या पार नहीं कर पाता। जो ब्लड का फ्लो है, जो सर्कुलेशन है, वो इस ऑब्स्ट्रक्शन को भी क्या नहीं कर पाता बच्चा, पार नहीं कर पाता। इसी कारण की वजह से, अब ये क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास अभी बताऊंगा आगे, वो ये क्या है। इसी कारण की वजह से कभी कभी अर्ली मॉर्निंग में, किसमें बच्चा, अर्ली मॉर्निंग में पेशेंट को बहुत ज्यादा क्या आ जाते हैं बच्चा, हार्ट अटैक आने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं व्हाट आर द रिस्क फैक्टर, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ द हार्ट अटैक या मायोकार्डियम इन्फ्राक्शन। मायोकार्डियम इन्फ्राक्शन के रिस्क फैक्टर देखने से पहले अपन लोग ये चीज जाने कि रिस्क फैक्टर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिस्क फैक्टर। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कुछ ऐसे कारण या ऐसे फैक्टर दैट कैन मे और मे नॉट बी कॉज द डिजीज। समझ में आया? कंफर्म नहीं है कि वो डिजीज को क्या करेंगे, कॉज ही करेंगे। ठीक है, बट दे कैन, जैसे कि इसमें कुछ एक आया है, पहला है स्मोकिंग। पहला क्या है बच्चा, स्मोकिंग। तो आपको मालूम है स्मोकिंग में क्या होता है, जो अपन लोग स्मोक, जो पेशेंट स्मोक करता है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, 28 और 30 क्या होते हैं, कार्बोजेनिक फैक्टर होते हैं, जो हार्ट मसल्स को या वी कैन से ब्लड वेसल्स को, किसको बच्चा, ब्लड वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ब्लड वेसल्स को बच्चा डैमेज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यदि अपन लोग देखें, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, यदि किसी ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो रहा है, और डिपोजिशन कर करके वो कुछ इस तरीके से बन गया, ये कोई ब्लड वेसल्स है जिसमें जो ब्लड ब्लड कोलेस्ट्रॉल है वो क्या हो गया, डिपोजिट हो गया, ब्लड कोलेस्ट्रॉल क्या हो गया, या सॉरी कोलेस्ट्रॉल क्या हो गया, डिपोजिट हो गया। तो जब भी ब्लड फ्लो होगा वो ब्लड फ्लो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, और इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा तो ब्लड आगे नहीं जा पाएगा। समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्यों होगी, बिकॉज द कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है किसमें, ब्लड वेसल्स में, इसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या होता है आपको मालूम है, जब ब्लड प्रेशर 140/90 एमओ/एचजी के बराबर या फिर इससे क्या होता है बच्चा, ज्यादा होता है, या फिर इससे क्या होता है, ज्यादा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन में चूंकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है बच्चा, ब्लड प्रेशर, तो ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर जो ब्लड वेसल्स की इंटरनल लेयर है उनको क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। क्या कर देगा बच्चा, डैमेज कर देगा। ब्लड वेसल्स की जो इंटरनल लेयर को यदि डैमेज कर देगा, तो उसकी जो फ्लो है ब्लड के फ्लो में क्या आ जाएगी, अल्ट्रेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चा, अल्ट्रेशन आ जाएगी, जिसकी वजह से भी क्या होगा, ब्लड फ्लो रुक जाएगा ब्लड का मायोकार्डियम में या हार्ट में फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आता डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस आपको पता है बहुत आजकल के दिनों में अपने को हर एक पर्सन डायबिटिक मिलता है, और डायबिटीज मेलाइटस को क्या बोलते हैं बच्चा, साइलेंट एमआई। डायबिटीज मेलाइटस को क्या बोलेंगे, साइलेंट एमआई।
डायबिटीज मेलाइटस को क्या बोलेंगे अपन लोग? साइलेंट MI। दिस इज नॉन एज द साइलेंट MI। साइलेंट MI क्यों बोलेंगे डायबिटीज मेलाई को? डायबिटीज मेलाइटस में ब्लड शुगर बढ़ जाता है, और डायबिटीज मेलाइटस धीरे धीरे बॉडी की जो ब्लड वेसल्स है उनको धीरे धीरे क्या कर देता है? रप्चर कर देता है। क्या कर देता है? रप्चर कर देता है। उनकी जो इंटरनल लेयर है, उनकी इंटरनल लेयर को क्या कर देता है बच्चा? रप्चर कर देता है। जिसकी वजह से पर्सन डे बाई डे प्रॉन हो जाता है किसके? कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम के। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया? डायबिटीज मेलाइटस। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि what is the main cause, or we can say the silent MI, या what is the known as the silent MI? तो diabetes mellitus is also known as the silent MI। सेकंड है स्ट्रेस। सेकंड क्या है बच्चा? स्ट्रेस। आपको मालूम है स्ट्रेस में ब्लड क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है, वी कैन से विस्कस हो जाता है। तो स्ट्रेस क्या होता है? ब्लड की विस्कोसिटी को बढ़ा देता है। किसको बढ़ा देता है? ब्लड की विस्कोसिटी को बढ़ा देता है स्ट्रेस। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। ब्लड वेसल्स की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो ब्लड फ्लो है, ब्लड का क्या है बच्चा? फ्लो, वो क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, रुक जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो फिर ब्लड तो एंडोकार्डियम है, मायोकार्डियम की जो मायोकार्डियम की जो मसल्स है, जो मायोकार्डियम मसल्स है, उसमें ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाएगा, जिससे इचीमिया वगैरह हो जाएगा। ये अपन ने देखे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। कौन से रिस्क फैक्टर बच्चा? मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट आता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर को पढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन दोनों का मीनिंग क्या होता है। रिस्क फैक्टर का मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे कोई डिजीज, ऐसे कोई प्रॉब्लम, ऐसे कोई कारण जो कंफर्म नहीं है वो डिजीज को कॉज करें, लेकिन पर्सन हैव द ऑन द रिस्क, पर्सन उस पर रिस्क हो सकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। हर एक स्मोकिंग पीने वाले बंदे को या स्मोकिंग करने वाले बंदे को लंग्स कैंसर नहीं होता, COPD नहीं होती, अस्थमा नहीं होता। तो हो जाता है, किसी को नहीं होता। मे और मे नॉट बी कॉज द डिजीज, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? रिस्क फैक्टर। यहाँ तक कंफर्म है। सेकंड आता है बच्चा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर का मतलब ये है ऐसे फैक्टर जिनको अपन लोग मॉडिफाइड कर सकते हैं, यानी अप एंड डाउन कर सकते हैं। आप स्मोकिंग को पीना बंद कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को आप नॉर्मल ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हैं। ओबेसिटी को आप कम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। BP को आप नॉर्मल ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस में आप ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। आप स्ट्रेस को कम कर सकते हो, बिल्कुल कम कर सकते हैं। तो कुछ टेक्निक्स के द्वारा, कुछ थेरेपी के द्वारा हम इन चीजों को सारे को क्या कर सकते हैं? मॉडिफाइड कर सकते हैं। इसलिए अपन को इनको बोला गया हुआ है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नाउ नेक्स्ट कम टू दी सेकंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर का मतलब है जिनको अपन लोग मॉडिफाइड किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी कॉस्ट पे नहीं कर सकते। जैसे पहला है बच्चा इसमें एज। अब एक ऐसी प्रॉब्लम, एज ऐसी चीज है जो एक बार एज बढ़ गई तो एज क्या कम नहीं होगी। और कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो एज के साथ क्या कर सकती है? आती है। जैसे कि कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, डायबिटीज मेलाइटस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑर्थराइटिस है। ये प्रॉब्लम कैसी है? जो एज के साथ आती है, लेकिन अपन लोग कुछ नहीं कर सकते। एज के साथ ऑर्थराइटिस आएगी, आएगी ही आएगी। वी कैन नॉट चेंज, वी कैन नॉट रिवर्ट टू दी 90 to 20। अपन लोग 90 ईयर्स के, 60 ईयर्स के, अपन लोग वापस 20 ईयर्स में नहीं जा सकते। सेकंड, जेनेटिक्स। एक जो कैरेक्टरिस्टिक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएंगे ही जाएंगे या नहीं भी जाएंगे, वो डिपेंड करता है इन पैटर्न पे, जेनेटिक पैटर्न पे डिपेंड करता है। उसमें अपन का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। एंड द लास्ट, जेंडर। हर एक जेंडर यानी मेल और फीमेल में कुछ चीजें, मेल में कुछ जो डिजीज कंडीशन है, कुछ प्रॉब्लम है, वो मेल में प्रॉन होती है, और कुछ प्रॉब्लम वो फीमेल में प्रॉन होती है। लाइक अपन लोग बोल सकते हैं कि फीमेल में हार्ट अटैक के चांस कम होते हैं एज कम्पेयर देन द मेल में। मेल में हार्ट अटैक के चांस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो मेल है, अपन लोग ऐसा बोल सकते हैं इंडियन सोसाइटी के हिसाब से ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, हैवी वर्कर करते हैं, हैवी वर्क करते हैं, स्मोकिंग वगैरह भी ज़्यादा करते हैं। तो दैट कैन कॉज द मोर प्रोन टू गेट द मायोकार्डियम इंफ्राक्शन एज कम्पेयर देन द फीमेल। क्लियर? तो रिस्क फैक्टर का मतलब अपन ने देखा कि ऐसे फैक्टर जो कैन मे और मे नॉट बी कॉज द डिजीज, कंफर्म नहीं है, बस एक रिस्क पे रहता है कि हो भी सकती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी को जानने से पहले अपन लोग ये देखेंगे
कि इस इटियोलॉजी का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इटियोलॉजी। ठीक है, इटियोलॉजी का मीनिंग है कि यदि कोई फैक्टर आपकी बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में एंट्री करता है तो ये कंफर्म है कि वो फैक्टर उस पर्टिकुलर डिजीज को कॉज करेगा ही करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, टीबी अपन लोग पढ़ते हैं, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर बेसिलाई या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर बेसिलाई। ठीक है, ये इसका कॉज है। यदि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर कैसे किसी भी बॉडी में क्या करेगा, एंट्री करेगा, तो ये कंफर्म है कि उसको क्या होगी बच्चा, टीबी होगी ही होगी। समझ में आया? तो एटियोलॉजी का मतलब ये है कि कंफर्म है, ये डैम श्योर है कि वो फैक्टर यदि किसी पेशेंट की बॉडी में पाए जाते हैं तो दैट कैन कॉज डैम श्योर द क्या कॉज करेंगे बच्चा, डिजीज कॉज करेंगे। ठीक है, ये अपने एटियोलॉजी का मीनिंग देगा। अपन लोग ये देखते हैं कि ऐसे कौन कौन सी एटियोलॉजी है, ऐसे कौन कौन से कारण है जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कॉज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर है वस्कुलर फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर क्या है बच्चा, वस्कुलर फैक्टर। वस्कुलर फैक्टर का मतलब क्या है, ब्लड वेसल्स। इनका मतलब क्या है बच्चा, ब्लड वेसल्स। इनका मतलब क्या है, ब्लड वेसल्स। वस्कुलर फैक्टर का मतलब क्या है, ब्लड वेसल्स। कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ब्लड वेसल्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसमें पहला है बेसोस्पाज। पहला क्या है बच्चा, बेसोस्पाज। अपन लोग अब देखते हैं बेसोस्पाज में क्या होता है। बेसोस्पाज में क्या होता है, पहला क्या है, बेसोस्पाज। तो बेसोस्पाज का मतलब है कोई जो ब्लड वेसल्स है, क्या है, ब्लड वेसल्स किसी कारण की वजह से नैरो हो जाती है। ब्लड वेसल्स किसी कारण की वजह से क्या हो गई, नैरो हो गई। यहाँ तक तो ये जो ब्लड वेसल्स है ये नॉर्मल है। अब किसी कारण की वजह से वो क्या हो गई बेटा, नैरो हो गई। तो इस नैरो होने को अपन लोग क्या बोलेंगे, स्पाज होना। क्या बोलेंगे बेटा, स्पाज होना। तो क्या बोलेंगे, ब्लड पैसो स्मान। पैसो बोले तो ब्लड के वेसल्स के लिए गया हुआ है, और स्पॉज बोले तो नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स कैसी हो गई बच्चा, नैरो हो गई। अब आप खुद सोचो, यदि ये कोई ब्लड वेसल्स है, एक ब्लड वेसल्स ऐसी है, और एक ब्लड वेसल्स नैरो है। एक ब्लड वेसल्स कैसी है बच्चा, नैरो है। तो नैरो वाली ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो कम होगा एज कम्पेयर द नॉर्मल वाली ब्लड वेसल्स पे। तो सेम यही है, यदि किसी ब्लड वेसल्स में वैसोस्पाज्म हो जाता है तो वो पर्टिकुलर जो ब्लड सप्लाई क्या कर देती है, कम कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट क्या है बच्चा, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एथेरोस्क्लेरोसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन क्या आता है बच्चा, एग्जाम में आता है। वो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है वो आप देखिए। वो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द इस्चेमिक हार्ट डिजीज। ठीक है, तो अपन लोग यहाँ लिख सकते हैं, दिस इज द मोस्ट कॉमन, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिजीज। यदि आपको एग्जाम में कोई पूछे कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द इस्चेमिक हार्ट डिजीज, तो दिस इज द आंसर एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या है बच्चा, एथेरोस्क्लेरोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द इस्चेमिक हार्ट डिजीज। जितने भी इस्चेमिक हार्ट डिजीज हैं, चाहे वो एंजाइना पेक्टोरिस हो, चाहे वो मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन हो, उनका सबका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, मोस्ट कॉमन एटियोलॉजी क्या होगी, एथेरोस्क्लेरोसिस। समझ में आया? अब एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है वो अपन लोग देखें। यदि ये कोई ब्लड वेसल्स है, ये कोई क्या है बच्चा, ब्लड वेसल्स, और इस ब्लड वेसल्स में किसी भी कारण की वजह से फैट डिपोजिशन हो गया। क्या हो गया बच्चा, फैट का क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया। क्या हो गया, फैट का क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया। तो इस फैट के डिपोजिशन के कारण ब्लड वेसल्स कैसी हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। इसी डिपोजिशन को अपन लोग क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। फैटी सब्सटेंस या लिपिड डिपोजिशन इन द ब्लड वेसल्स नोन एज द एथेरोस्क्लेरोसिस। नेचुरल बात है, यदि इस तरीके से यहाँ पे यदि फैट डिपोजिशन हो गया, जो ये जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड आगे नहीं जा पाएगा। बनी हुई बात है, वो ब्लड क्या आगे नहीं जा पाएगा।
और वो जो ब्लड का फ्लो है वो इतना कम होगा कि उसको क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, और आगे जाने वाली जो ब्लड सप्लाई वो क्या हो जाएगी बच्चा, कम हो जाएगी। आगे जाने वाली ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो टिश्यू में या जो सेल्स है उसमें क्या, जो ऑक्सीजन वो क्या हो जाएगी, कम पहुंचेगी। ठीक है, इसके बाद की इंसिडेंस अपन लोग पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप समझो कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। फैटी या लिपिड डिपोजिशन इन द ब्लड वेसल्स इज नोन एज द एथेरोस्क्लेरोसिस। और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन अपना यहाँ से बनता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बनता है अपना यहाँ से, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द इस्चेमिक हार्ट डिजीज। तो अपन लोग कह सकते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द इस्चेमिक हार्ट डिजीज। समझ में आया। नेक्स्ट अपन लोग आगे की ओर चलते हैं। अपन ने पहला पढ़ा था वेस्कुलर फैक्टर। कौन सा फैक्टर बच्चा, वेस्कुलर फैक्टर। नेक्स्ट अपन लोग पढ़ेंगे कार्डियक फैक्टर। कार्डियक फैक्टर का मतलब है, पहले देखा था जो ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम थी, समझ में आया। नेक्स्ट है कार्डियक फैक्टर। कार्डियक फैक्टर का मतलब है कि कहीं ना कहीं हार्ट में क्या है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो पहला है डिसअरेथमिया। पहला क्या है बच्चा, डिसअरेथमिया। अरेथमिया का मतलब है हार्ट, रिदम ऑफ द हार्ट। ठीक है, और डिसअरेथमिया का मतलब है एबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट। कौन सा बच्चा, एबनॉर्मल रिदम। हार्ट की यदि रिदम कैसी हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए। तो हार्ट की रिदम यदि एबनॉर्मल हो जाएगी तो कभी हार्ट पंप करेगा और कभी हार्ट पंप नहीं करेगा। और जब जब हार्ट पंप नहीं करेगा तो कार्डियक आउटपुट है वो क्या हो जाएगी बच्चा, डाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट डाउन हो जाएगी। और वापस से जब हार्ट में जो ब्लड आएगा वो कैसा आएगा बच्चा, कम आएगा। ब्लड की जो हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है, जो कोरोनरी आर्टरी है, उसमें भी ब्लड क्या आ जाएगा, कम आएगा, जिसकी वजह से हार्ट और ज्यादा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो पहला तो क्या है, डिसअरेथमिया। सेकंड है कार्डियोमायोपैथी। सेकंड क्या है बच्चा, कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी का मतलब है जो हार्ट की मसल्स है, हार्ट मसल्स वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती हैं। क्या हो गई बच्चा, डैमेज हो गई। अब हार्ट की मसल्स ही डैमेज हो गई तो नेचुरल बात है कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगी। हार्ट की जो बायोकार्डियम मसल्स है यदि वो डैमेज हो गई है किसी भी कारण की वजह से, उसकी सेल डैमेज हो गई है किसी भी कारण की वजह से, तो फिर वो क्या नहीं कर पाएगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगी। और जब हार्ट को प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलेंगे, हार्ट को प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टाइल जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, तो नेचुरल बात है हार्ट के फंक्शन क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। और हार्ट से जो जाने वाली कार्डियक आउटपुट है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो भी क्या हो जाएगी बच्चा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी। इसलिए उसको बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी, यानी पैथी ऑफ द हार्ट मसल्स या हार्ट मसल्स का डैमेज होना। नेक्स्ट है वॉल्वुलर हार्ट डिजीज। नेक्स्ट क्या है बच्चा, वॉल्वुलर हार्ट डिजीज। वॉल्वुलर हार्ट डिजीज आपको मालूम है, यदि मैं हार्ट ड्रॉ करूं, हार्ट के इसमें बॉल पाए जाते हैं, ठीक है, बाकी आगे भी बॉल पाए जाएंगे, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी तो यहाँ से जाएगी उसमें भी बॉल पाए जाएंगे, पल्मोनरी वेन में भी बॉल पाए जाएंगे। तो हार्ट के जो बॉल पाए जाते हैं वो बॉल्व का क्या काम क्या होता है, हार्ट के बॉल्व का काम क्या होता है, हार्ट के बॉल्व का काम होता है कि जो बैक फ्लो है, क्या है बच्चा, बैक फ्लो, उसको क्या करना, प्रिवेंट करना। कि एक बार ब्लड वेसल, एक बार जो ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया, राइट एट्रियम से कहाँ गया बच्चा, राइट वेंट्रिकल में आ गया, यदि ब्लड यहाँ आ गया तो हार्ट के बाल ये काम करेंगे तो उसके बैक फ्लो को क्या करेंगे, रोकेंगे, यानी ब्लड वापस से पीछे नहीं जाएगा। ये हार्ट के वॉल्व का क्या होता है, काम होता है कि हार्ट के वॉल्व जो है ब्लड फ्लो को बैक फ्लो जाने से रोकते हैं, वापस जाने से रोकते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेनोसिस, वॉल्वुलर स्टेनोसिस। कभी कभी ये जो वाल्व है, ये वाल्व है, ये वाल्व है, ये वाल्व है, ये वाले वाल्व क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। वाल्व किस तरीके से काम करते हैं, ये जो लीफ लेट की तरह काम करते हैं, ठीक है। ऊपर से ब्लड आया, हार्ट वॉल्व खुल गए, ब्लड चला गया, हार्ट वॉल्व बंद हो गया। अब ये जो ब्लड जो यहाँ पे आया वो वापस नहीं जा पाएगा। देखिए किसी कारण की वजह से इसमें स्टेनोसिस हो जाती है। स्टेनोसिस का मतलब है वो खुल तो जाएंगे लेकिन वापस से प्रॉपर पैक नहीं हो पाते,
और दोनों वाल्व के बीच में कुछ क्या हो जाता है, गैप हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट ब्लड का क्या हो जाता है, बैक फ्लो हो जाएगा। अब आप खुद सोचो, यदि ब्लड यहाँ पे 100% आ गया, कितनी परसेंट आ गया, 100% ब्लड यहाँ आ गया, और बाल्व के खराब होने के कारण सपोज करो 50% ब्लड वापस कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो आगे जाने वाले ब्लड की भी सप्लाई क्या हो जाएगी बच्चा, डाउन हो जाएगी। और जहाँ 100% क्या होनी चाहिए थी, कार्डियक आउटपुट होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए थी, कार्डियक आउटपुट होनी चाहिए थी, वो 100% से गिर के 50% हो गई, या फिर कितनी हो गई, 60% हो गई। जितनी कम कार्डियक आउटपुट होगी या जितना कम ब्लड जाएगा उतनी कम क्या जाएगी बच्चा, ऑक्सीजन जाएगी। और जितनी कम यहाँ से ऑक्सीजन जाएगी या ब्लड जाएगा, वो वापस से भी तो ब्लड कोरोनरी आर्टरी को ब्लड देगा, वो भी क्या हो जाएगा, कम होगा, जिसकी वजह से फिर मायोकार्डियम मसल्स में क्या आ जाएगी, ब्लड की कमी आ जाएगी, तो मायोकार्डियम मसल धीरे धीरे क्या होने लगेगी, डैमेज होने लगेगी। ठीक है, यहाँ से पहला है डिसअरेथमिया, कार्डियोमायोपैथी और वॉल्वुलर स्टेनोसिस। नेक्स्ट है सीवियर एनीमिया, हेमेटोलॉजिकल फैक्टर, ब्लड के फैक्टर, ब्लड में ऐसे ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एमआई हो सकता है, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हो सकता है, तो सीवियर एनीमिया। अब एनीमिया क्या होता है, एनीमिया का मतलब हीमोग्लोबिन की कमी, किसकी कमी बच्चा, हीमोग्लोबिन की कमी। ठीक है, हीमोग्लोबिन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब आपको पता है हीमोग्लोबिन किसका काम करता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का काम करता है, किसका, ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है, किसका काम करता है, ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। यदि किसी पेशेंट को सीवियर एनीमिया है तो हीमोग्लोबिन क्या होगा, कम होगा, हीमोग्लोबिन क्या होगा बच्चा, कम होगा। हीमोग्लोबिन कम होगा तो जो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो क्या हो जाएगी बच्चा, डिक्रीज हो जाएगी या डाउन हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी यदि डाउन हो गई तो नेचुरल बात है, हार्ट में जाने वाला जो ब्लड है, हार्ट में जाने वाला जो क्या है ब्लड, उसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, जिसकी वजह से तो मायोकार्डियम लेयर है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी, या फिर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और धीरे धीरे मायोकार्डियम मसल्स क्या होने लगेगी, डैमेज होने लगेगी। इसलिए कभी कभी क्या होता है, सीवियर एनीमिया वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस होती है, बहुत ज्यादा सांस या फिर दम भरता है, अपन लोग ऐसा बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा सांस लेने में तकलीफ होती है। क्यों होती है, कि उसमें एनीमिया है, हीमोग्लोबिन नहीं है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का क्या करता है बच्चा, काम करता है। हीमोग्लोबिन कम होगा तो पेशेंट ब्रीथ लेगा, लेकिन हीमोग्लोबिन ही नहीं है ऑक्सीजन को ले जाने के लिए, फिर ऑक्सीजन आगे के ऑर्गन में क्या हो जाएगी, कम जाएगी, और पेशेंट को क्या होगा, ब्रेथलेसनेस जैसी फीलिंग आएगी। और अल्टीमेटली यदि ज़्यादा समय तक चलता रहा, किसी पेशेंट ने एक्सटर्नियस एक्सरसाइज कर ली, बहुत हैवी एक्सरसाइज कर ली, तो दैट पर्टिकुलर पेशेंट कैन लैंड अप इनटू द मायोकार्डियम इन्फ्राक्शन। क्लियर। नेक्स्ट है सिस्टेमिक फैक्टर। नेक्स्ट कौन कौन सा, सिस्टेमिक फैक्टर, यानी बॉडी के कुछ कुछ प्रॉब्लम है। तो पहला है सीवियर हाइपरटेंशन, आपको मैंने बताया था, हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं, जब अपना जो ब्लड प्रेशर है, क्या बच्चा, ब्लड प्रेशर, जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, बीपी, पहला ये क्वेश्चन आता है कि हाइपरटेंशन किसको बोलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या होता है, हाइपरटेंशन किसको बोलेंगे, कोई व्यक्ति यदि सपोज करो ओपीडी में आया, या फिर वो अपने पास आया, ठीक है, और अपन ने पेशेंट का बीपी चेक किया, और पेशेंट का बीपी चेक करती है अपना, पेशेंट का बीपी कितना आया, 140/90 आया, कितना आया बच्चा, 140/90 आया, तो अपन लोग नहीं बोलेंगे पेशेंट को बीपी की प्रॉब्लम है या पेशेंट को हाइपरटेंसिव है। ठीक है, लेट देम काम एंड क्वाइट द पेशेंट। अब अपन लोग कब चेक करेंगे, एट द रेस्टिंग स्टेज। कौन से स्टेज बच्चा, एट द रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज में, कौन से स्टेज में, रेस्टिंग स्टेज में, यदि पेशेंट का बीपी, रेस्टिंग स्टेज में यदि पेशेंट का बीपी 140/90, 140/90 के बराबर या इससे क्या है बच्चा, ज्यादा है, 140/90 के बराबर या फिर इससे क्या है, ज्यादा है, कब, 3 बार चेक करने के बाद। समझ में आया, एट रेस्टिंग स्टेज, एट रेस्टिंग स्टेज पेशेंट का बीपी 3 बार, कितनी बार बच्चा,
3 बार चेक करने के बाद भी 140-90 mmHg के बराबर या इससे क्या होता है बच्चा, ज्यादा आता है, तो दैट वी कैन से द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम दी हाइपर टेंशन। पेशेंट किससे सफर कर रहा है बच्चा, हाइपर टेंशन से क्या कर रहा है, सफर कर रहा है। तो यदि किसी पेशेंट को सीवियर हाइपर टेंशन है, तो हाइपर टेंशन क्या करेगा, हाइपर टेंशन ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा, अंदर से डैमेज कर देगा, अंदर से क्या कर देगा, ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देगा। क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर चीज को यदि बार बार आप पुश करोगे किसी भी चीज से, तो जो ब्लड का फ्लो है वो ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, धीरे धीरे उसको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। ठीक है, डैमेज करने के बाद में ब्लड फ्लो में क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आएगी, और ब्लड फ्लो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से मायोकार्डियम मसल्स को ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा। सेम कंडीशन होती है एडवांस पल्मोनरी हाइपरटेंशन। एडवांस पल्मोनरी हाइपरटेंशन, यदि पल्मोनरी सिस्टम में भी क्या है, बीपी बढ़ गया है, तो वहाँ के भी जो लेयर है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, जिससे जो ऑक्सीजन है और CO2 का जो एक्सचेंज वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और यदि प्रॉपर ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीजन बॉडी में प्रॉपर नहीं जा पाएगी। तो सिस्टेमिक कॉजेज भी कभी कभी क्या कारण बन जाते हैं, हाइपरटेंशन का, सॉरी, मायोकार्ड इंफ्राक्शन का कारण बन जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जब भी अपन को बीपी स्टार्ट हो, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो, तभी से ही उसका क्या लेना स्टार्ट कर दें अपन लोग, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। कि यदि अपन लोगों ने ब्लड प्रेशर को अनदेखा कर दिया तो दैट कैन कॉज द MI और मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में वो कॉज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लोग चलते हैं अदर फैक्टर। नेक्स्ट क्या है बच्चा, अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में पहला है एक्सटर्नियस एक्सरसाइज। एक्सटर्नियस एक्सरसाइज का मतलब क्या है, आपने बहुत बार सुना होगा कि वो कोई बंदा जिम जाता था, हट्टा कट्टा था, अच्छी मसल स्ट्रेंथ थी, लेकिन उसको क्या आ गया, हार्ट अटैक आ गया। क्यों, जिम जाने वाले बंदे को हार्ट अटैक कैसे आ गया, अच्छी एक्सरसाइज करने वाले बंदे को हार्ट अटैक कैसे आ गया। ठीक है, वो जिम जाता था, अच्छी उसकी मस्कुलर बॉडी थी, मसल थी, लेकिन बच्चा ब्लड, लेकिन क्या है, ब्लड, हो सकता है सामने वाले बंदे को का जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो, ये हो सकता है। पेशेंट का जो हार्ट है वो वीक हो, या कोई ना कोई क्या हो उसमें प्रॉब्लम हो। आप बाहर से आपका जो बॉडी वो सही दिख रही है, डजेंट मैटर, लेकिन यदि आपका हार्ट वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा किसी की वजह से, तो जब भी आप एक्सटर्नियस एक्सरसाइज करने जाओगे तो हार्ट पे क्या बढ़ेगा बच्चा, लोड बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा। और आपने बहुत ज़्यादा एक्सटर्नियस एक्सरसाइज कर लिया तो एक लिमिट में आके हार्ट क्या बोलेगा, काम करना बंद कर देगा, कि भाई मैं इससे ज़्यादा कोप अप नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है। आपने बियॉन्ड द लेवल एक्सरसाइज कर दिया है, समझ में आया। आपका हार्ट इतना कैपेबल नहीं था कि उस एक्सरसाइज को क्या कर सके, टॉलरेट कर सके। तो आप बहुत समय बाद बहुत सारी चीजें कभी कभी आपको देखने को मिलती है कि हाँ जिम में हार्ट अटैक आया, या जिम करते हुए हार्ट अटैक आया। जैसे कि एक बहुत अच्छे क्रिकेटर है अपने सौरभ गांगुली, वो ट्रेडमिल पे ट्रेडमिल एक्सरसाइज कर रहे थे, दौड़ रहे थे, उस टाइम उनको क्या आ गया, हार्ट अटैक आ गया। क्यों, ठीक है, इट्स ओके, अपनी बॉडी बाहर से बहुत अच्छी दिख रही है, मस्कुलर दिख रही है, अपन लुक स्लिम में, ट्रिम में, लेकिन व्हाट अबाउट द हेल्थ ऑफ द हार्ट, हार्ट की हेल्थ का क्या हुआ, वो मेंटेन है या नहीं है, वो इतना कॉप अप कैपेबिलिटी है उसमें कि वो जो एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो, एक्सटर्नियस एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो, उसको टॉलरेट कर सके। तो मेनली ये कारण होता है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज हार्ट अटैक आने का। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैथोफिजियोलॉजी। सबसे बड़ी बात, पैथोफिजियोलॉजी होती क्या है, सुनो तो सही, एक्चुअल पैथोफिजियोलॉजी का मीनिंग क्या है। पैथोफिजियोलॉजी का मीनिंग है कि कोई डिजीज कारण से लेके कब तक डिजीज होती है, या उसके बीच की स्टेप्स क्या है। ठीक है, जैसे कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है, तो स्मोकिंग करने से लेके जो लंग्स कैंसर तक की जो स्टेज है, जो फेजेज है, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, पैथोफिजियोलॉजी बोलेंगे। मैंने पैथोफिजियोलॉजी आउटलाइन डायग्राम में लेके आया हूँ, बहुत सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी में लेके आया हूँ जो समझने में बहुत ईजी होगी। तो पहली पैथोफिजियोलॉजी में पहला फैक्टर आता है वो है अपना इटियोलॉजी। वो क्या है बच्चा, अपनी इटियोलॉजी। और इटियोलॉजी क्या होती है आपको पता है, मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी अपन लोग MI की देखें या फिर इच्छेमिक हार्ट डिजीज की देखें, तो क्या होगी बच्चा, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होगी, एथेरोस्क्लेरोसिस। आपको मालूम है एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, कि बॉडी में सॉरी ब्लड वेसल्स में फैट का डिपोजिशन होगा। ठीक है, अब जैसे ही फैट का डिपोजिशन हो गया, फैट का क्या हो गया बच्चा, डिपोजिशन हो गया, तो ब्लड सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। ब्लड सप्लाई क्या हो गई बच्चा, कम हो गई। ब्लड सप्लाई कम हो गई, अपन ने ध्यान नहीं दिया,
तो मायोकार्डियम जो लेयर है उसकी जो हार्ट मसल्स है उसकी में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी बच्चा, कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से जो वहाँ की सेल्स है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से जो वहाँ की जो सेल्स हैं, क्या है बच्चा, सेल्स, उनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और वो डैमेज होने लग जाएंगी। वो क्या होने लग जाएंगी, डैमेज होने लग जाएंगी। उसी डैमेज को क्या बोला गया है, इच्छेमिया बोला गया है। क्या बोला गया है बच्चा, इच्छेमिया बोला गया है। ठीक है, अब मायोकार्डियम की मसल्स में इच्छेमिया हो गया, इट्स ओके। तो वो क्या, इसको क्या बोलेंगे, मायोकार्डियम इंजुरी। मायोकार्डियम में इंजुरी हो गई, सेल्स में इच्छेमिया हो गया, जिसकी वजह से मायोकार्डियम में क्या हो गई बच्चा, इंजुरी हो गई। ठीक है, अब इन्फ्रैक्शन क्या होगा, इन्फ्रैक्शन का मतलब है परमानेंट डेथ ऑफ द मसल्स, डेथ ऑफ मसल्स। जो हार्ट की मसल्स हैं, और हार्ट की कौन सी मसल्स बच्चा, मायोकार्डियम मसल्स में क्या हो जाएगा, इन्फ्रैक्शन हो जाएगा, परमानेंट क्या हो जाएगी, हार्ट की मसल्स की डेथ हो जाएगी। तो नेचुरल बात है, जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, कौन सा वेंट्रिकल बच्चा, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके जो फंक्शन है वो कैसे हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। यदि सपोज करो हार्ट की मसल्स में किसी तरह की डैमेज हो गया, किसी तरह की प्रॉब्लम हो गया, वो कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर पा रही है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल है जो अपनी कार्डियक आउटपुट को क्या करता है, मेंटेन करता है। उससे क्या हो जाएगी, जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या हो जाएगी, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो भी क्या हो जाएगी बच्चा, कम हो जाएगी। ठीक है, मैंने भी आपको बताया था, जिससे क्या हो जाएगी बच्चा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी। मसल्स या मायोकार्डियम में इच्छेमिया इंफ्रैक्शन हो गया, मायोकार्डियम की जो मसल्स है वो डैमेज हो गई, कॉन्ट्रैक्शन कम हो गया, मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो गई, तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी। यानी लेफ्ट जो वेंट्रिकल है, जो ब्लड सप्लाई फ्लो मेंटेन करता है, या अपन लोग बोल सकते हैं कार्डियक आउटपुट मेंटेन करता है, उसकी जो कैपेसिटी वो कम हो जाएगी। अब कार्डियक आउटपुट कम हो गई है, क्या कम हो गई है बच्चा, अपनी कार्डियक आउटपुट कम हो गई है, तो हार्ट से ही कार्डियक आउटपुट कम हो गई है, तो जितने भी अपने बॉडी के सिस्टम है उनमें सब में कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहले अपन लोग हार्ट को ही देख लेते हैं। यदि हार्ट की कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है, तो जो कोरोनरी आर्टरी है उनमें ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। कोरोनरी आर्टरी में जैसे ही ब्लड सप्लाई डाउन हो जाएगी, क्या होने लगेगा, चेस्ट पेन होने लगेगा। ठीक है, सेकंड आता है लंग्स। सेकंड क्या है बच्चा, लंग्स। लंग्स में यदि, सॉरी, दिस इज नेक्स्ट है किडनी। यदि रीनल परफ्यूजन, रीनल परफ्यूजन, परफ्यूजन बोले तो ऑक्सीजन की कैपेसिटी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि रीनल सिस्टम में, किडनी में यदि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, तो किडनी की जो फंक्शन वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगी बच्चा, कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट आता है लंग्स। लंग्स में यदि परफ्यूजन कम हो जाएगा, तो लंग्स की वाइटल कैपेसिटी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन एक्सचेंज में प्रॉब्लम आएगी, जिससे पेशेंट को क्या हो जाएगा, डिस्निया हो जाएगा। डिस्निया बोले तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। नेक्स्ट आता है जीआई सिस्टम। जीआई बोले तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। जीआई सिस्टम में भी कार्डियक आउटपुट या जीआई सिस्टम में भी ब्लड सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, तो पेशेंट को क्या होने लगेगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग होने लगेगी। एंड लास्ट आता है अपना ब्रेन यानी सीएनएस। सीएनएस में यदि कभी भी ब्लड सप्लाई कम होती है, तो पेशेंट को सबसे पहले डिजीनेस, चक्कर आना, धुंधला दिखाई देना, अनकॉन्शियसनेस या सेमी कॉन्शियस जैसी कंडीशन हो जाती है। और यदि उसको यदि अपन ने ट्रीट नहीं किया, यदि अपन ने पेशेंट को ऑक्सीजन स्टार्ट नहीं की, तो पेशेंट कैन लैंड अप इनटू दी अनकॉन्शियसनेस। पेशेंट की जो ब्रेन है, उसकी जो लेयर है या उसकी जो टिश्यू है ब्रेन के, वो डेथ हो जाएंगे, वो डैमेज हो जाएंगे, और पेशेंट किस में चला जाएगा, अनकॉन्शियस में चला जाएगा। ये क्यों हुई है, बिकॉज जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर है उनके फंक्शन क्या हो गए, डाउन हो गए। फंक्शन डाउन हो गए, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर से निकलने वाली कार्डियक आउटपुट वो भी क्या हो गई, कम हो गई। अब अपन सेकंड फेज पे आ जाओ। यहाँ जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ था, यहाँ जो क्या हुआ था बच्चा, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ था, वो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन क्यों हुआ था, कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई है बच्चा, कम हो गई है। और यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, तो नेचुरल बात है CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई तो CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। और आपको मालूम है कि CO2 के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में कौन सी मेटाबॉलिज्म होती है, एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होती है। आपको पढ़ा होगा आपने, CO2 के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में कौन सी मेटाबॉलिज्म होती है, एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होती है। तो जिससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस स्टार्ट हो जाएगा बॉडी में बढ़ना।
और मेटाबॉलिक एसिडोसिस का लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। क्या बनता है बच्चा, लैक्टिक एसिड। और जैसे ही लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाएगा, पेशेंट को क्या स्टार्ट हो जाएगा, चेस्ट पेन। पेशेंट को क्या स्टार्ट हो जाएगा बच्चा, चेस्ट पेन। जैसे ही बॉडी में लैक्टिक एसिड स्टार्ट हो जाएगा बनना, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी और लैक ऑफ द ऑक्सीजन, पेशेंट डेवलप द चेस्ट पेन। क्या डेवलप हो जाएगा, चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से तो पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है। और इस तरीके से पेशेंट के जितने भी वाइटल ऑर्गन है उन सब में क्या, ब्लड सप्लाई का डाउन हो रहा है। सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी है। यदि इटियोलॉजी के कारण, मेन इटियोलॉजी क्या अपनी इस्केमिक हार्ट डिजीज की, एथेरोस्क्लेरोसिस। यदि पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोसिस है तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। पेशेंट को एट द लास्ट क्या हो जाएगा बच्चा, इन्फ्राक्शन हो जाएगा। हार्ट की मसल से वो डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर की आउटपुट कम हो जाएगी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर के फंक्शन कम होने की वजह से आउटपुट कम हो जाएगी, जिससे जितने भी वाइटल ऑर्गन है सब में जो आउटपुट है या ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। और ये इंसिडेंस अपने को देखने को मिलेंगे। समझ में आया? दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द पैथोलॉजी ऑफ द एमआई, मायोकार्डियम इन्फ्राक्शन। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम। व्हाट इज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द मायोकार्डियम इन्फ्राक्शन। जो लक्षण तो देखने को मिलते हैं, यदि मैं पहली बात करूं, फर्स्ट लक्षण की बात करूं, तो सबसे पहला लक्षण या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा बच्चा, चेस्ट पेन। क्या होगा, चेस्ट पेन। क्या होगा बच्चा, चेस्ट पेन। पहला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, चेस्ट पेन। अब चेस्ट पेन के भी टाइप्स हैं, या फिर अपन लोग ऐसा बोल सकते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो अपने को ये बताते हैं ये जो चेस्ट पेन हो रहा है वो एक नॉर्मल चेस्ट पेन नहीं है, वो मायोकार्डियम इन्फ्राक्शन का क्या है बच्चा, चेस्ट पेन है। तो पहला यदि अपन लोग देखें तो बहुत मोस्ट स्पेसिफिक जो चेस्ट पेन होगा वो होगा क्रशिंग टाइप। क्या होगा बच्चा, क्रशिंग टाइप चेस्ट पेन होगा। क्या होगा बच्चा, क्रशिंग टाइप चेस्ट पेन होगा। क्रशिंग यानी किसी ने कूट दिया है, क्या कर दिया है, बिल्कुल पिचका दिया, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रश कर दिया है, तो क्रशिंग टाइप चेस्ट पेन होगा। और वो कहाँ से होगा, सब एक्सटर्नल, स्टर्नम से ऊपर से होगा, सब एक्सटर्नल चेस्ट पेन। समझ में आया? तो यदि अपन लोग एमआई के चेस्ट पेन की बात करें तो चेस्ट पेन कैसा होगा, क्रशिंग टाइप चेस्ट पेन होगा वो। और जो एरिया होगा, जो जगह होगी वो कहाँ से होगा, सब एक्सटर्नल चेस्ट पेन होगा। ठीक है, अनरिलीव बाय द चेस्ट एंड एनटीजी। अब सुनो यहाँ, यदि किसी पेशेंट को एंजाइना का चेस्ट पेन है, एंजाइना पेक्टोरिस का चेस्ट पेन हुआ है, तो यदि अपन ने पेशेंट को रेस्ट दे दिया, पेशेंट को बिठा दिया, तो वो पेन से जो वो दर्द है, जो चेस्ट पेन है, वो क्या हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन देने के बाद वो पेशेंट को चेस्ट पेन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन एमआई के पेशेंट में क्या होगा, पेशेंट को चेस्ट पेन होने के बाद आप उसको रेस्ट भी दे दोगे, आप उसको एनटीजी भी दे दोगे, तब भी पेशेंट का चेस्ट पेन रिलीव नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि पेशेंट को कौन सा चेस्ट पेन है, एमआई का क्या है बच्चा, चेस्ट पेन है, ना कि एंजाइना पेक्टोरिस का चेस्ट पेन है। अब बात आती है एनटीजी की। एनटीजी बोले तो नाइट्रोग्लिसरीन, जिसकी बात अपन लोग मैनेजमेंट में करेंगे। अभी सिर्फ इतना सुनो, हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एंजाइनल चेस्ट पेन और एमआई चेस्ट पेन। ठीक है, यदि किसी सपोज करो किसी पेशेंट को एमआई का चेस्ट पेन हुआ, किसी पेशेंट को किसका चेस्ट पेन हुआ यार, किसी पेशेंट को एमआई का क्या हुआ, चेस्ट पेन हुआ है। तो एमआई के चेस्ट पेन में क्या होगा, अपन ने रेस्ट दे दिया पेशेंट को, क्या दे दिया, रेस्ट दे दिया। क्या दे दिया, रेस्ट दिया। रेस्ट देने के साथ अपन ने पेशेंट को क्या दी, एनटीजी। क्या दी बच्चा, एनटीजी दी। एनटीजी दे दी, सबलिंगुअली दी। कौन सी दी, सबलिंगुअली दी। ठीक है, आफ्टर द 5 मिनट्स, आफ्टर दी 5 मिनट्स के बाद भी यदि पेशेंट का चेस्ट पेन नहीं रुका, देन वी शुड अगेन गिव दी नेक्स्ट एनटीजी। वी शुड अगेन गिव दी नेक्स्ट एनटीजी 5 मिनट के बाद। यदि तब भी पेशेंट का दर्द नहीं रुका तो आफ्टर 5 मिनट्स, अगेन आफ्टर 5 मिनट्स अपन लोग क्या दे देंगे, दूसरी एनटीजी दे देंगे। क्या दे देंगे, दूसरी तीसरी एनटीजी दे देंगे। अपन ने पेशेंट को कितनी एनटीजी दी, 1, 2 और 3, यानी टोटल 3 एनटीजी देंगे 5-5 मिनट के, 5-5 मिनट्स के इंटरवल में। इसके बाद भी यदि पेशेंट को चेस्ट पेन नहीं रुकता है, सबसाइड नहीं होता,
तो दिस इज द 100% डैम श्योर है कि दिस इज द पेन फॉर द एमआई। ये किसका पेन है? मायोकार्डियम इंफ्राक्शन का पेन है, ये एंजाइना का पेन नहीं है। ये चीज अपने को याद रखनी है, ठीक है। तो अनरिलीव्ड बाय द रेस्ट और द एनटीजी, कि जब एमआई का पेन होगा, मायोकार्डियम इंफ्राक्शन का पेन होगा, तो वो ना तो एनटीजी से जाएगा और ना ही वो रेस्ट से जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया पेन कि कहाँ से स्टार्ट होगा और कैसा पेन होगा। अब आता है रेडिएट, क्योंकि पेन स्टार्ट तो सब एक्सटर्नल एरिया से हो रहा है, इट्स ओके, लेकिन वो कहाँ से जा रहा है और वो कहाँ जा रहा है। तो रेडिएशन पे होगा बेटा फ्रॉम द लेफ्ट स्टर्नम टू द लेफ्ट क्लेविकल। लेफ्ट स्टर्नम है, फिर लेफ्ट क्लेविकल की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा? लेफ्ट क्लेविकल की ओर जाएगा। देन लेफ्ट जॉ की ओर जाएगा, लेफ्ट जॉ की ओर जाएगा, एंड ट्रांसफर टू द लेफ्ट शोल्डर टू द लेफ्ट आर्म, और लेफ्ट शोल्डर से लेफ्ट आर्म की ओर जाएगा। समझ में आया? मैं आप दोबारा बता देता हूँ। चेस्ट पेन होगा कहाँ से? सब एक्सटर्नल चेस्ट पेन होगा। कौन सा चेस्ट पेन होगा बच्चा? सब एक्सटर्नल चेस्ट पेन होगा, ठीक है। चेस्ट पेन अनरिलीव्ड बाय द रेस्ट और एनटीजी। रेस्ट देने के बाद भी, एनटीजी देने के बाद ये चेस्ट पेन सबसाइड नहीं होगा, ठीक है। अब चेस्ट पेन यहाँ हो रहा है। अब यहाँ के चेस्ट पेन को अपन लोग ये नहीं बोल सकते स्टर्नम के चेस्ट पेन को, सब एक्सटर्नल के चेस्ट पेन को, इट पेन ओनली इट इज ड्यू टू द एमआई। क्यों? अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक अपन लोग देखेंगे, वो देखेंगे बेटा रेडिएशन। वो अपन लोग क्या देखेंगे? रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या होगा? फ्रॉम द लेफ्ट शोल्डर, फ्रॉम द लेफ्ट स्टर्नम टू द क्लेविकल। लेफ्ट स्टर्नम से वो कहाँ जाएगा? क्लेविकल की ओर जाएगा, लेफ्ट जॉ की ओर जाएगा, और फिर लेफ्ट शोल्डर से लेफ्ट आर्म की ओर ट्रांसफर हो रहा। इस तरह का यदि पैटर्न अपने को रेडिएशन में दिख रहा है, चेस्ट पेन के रेडिएशन में दिख रहा है, तो मतलब वो किसका चेस्ट पेन है? वो एमआई का चेस्ट पेन है। किसका चेस्ट पेन है बच्चा? वो मायोकार्डियम इंफ्राक्शन का चेस्ट पेन है। ये कैरेक्टरिस्टिक अपने को क्या रखना, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना टाइमिंग। एमआई का चेस्ट पेन 30 मिनट और 30 मिनट से ज्यादा का भी हो सकता है। समझ में आया? तो मेक श्योर अपने को ये चीज याद रखनी है, ड्यूरेशन कितना है, ठीक है। नेक्स्ट है, और उसके बाद भी वो कंटिन्यू पेन होता रहेगा, वो रिलीफ नहीं होगा एट एनी कॉस्ट, एक एनी टर्म पे वो रिलीफ नहीं होगा। तो ये कुछ इंडिकेटर अपने को ये साबित करते हैं, ये दर्शाते हैं कि जो पेन हो रहा है वो एमआई का है, ना कि एंजाइना और अदर टाइप का पेन है। समझ में आया? एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये कि अपन की जो सोसाइटी में ये बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन होता है कि जैसे पेशेंट को अटैक आ रहा है या चेस्ट पेन स्टार्ट हो रहा है, 2-3 लोग क्या उसको लेके भागते हैं। पेशेंट भी चल रहा है, अरे पेशेंट का हार्ट तो ऑलरेडी काम नहीं कर रहा है और आप उसको चला रहे हो, मूवमेंट करा रहे हो, वजह से और ज्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है किस पे? हार्ट पे। यदि आपके पास मेडिकल फैसिलिटी आसपास नहीं है तो काम एंड क्वाइट द पेशेंट। पेशेंट की चारों तरफ अपने को क्राउड इकट्ठा नहीं करना है, पेशेंट को फाउलर पोजीशन देनी है, काम एंड क्वाइट बोलना है, टेक ब्रीथ लेनी है लेकिन धीरे लेनी है, डीप ब्रीथ लेनी है लेकिन उसको क्या करना है? धीरे लेना है। मेक श्योर अपने को पेशेंट को ले जाना है, पेशेंट को चला के नहीं ले जाना। स्ट्रेचर हो तो स्ट्रेचर्स पे या 4-5 लोग उसको उठा के लेके जाएं, ताकि पेशेंट को किसी भी तरह का क्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो उसके हार्ट पे। किस पे? उसके हार्ट पे किसी तरह का वर्कलोड नहीं पड़े। यदि एमआई वाले पेशेंट में स्टार्टिंग में अटैक आने पे यदि हार्ट लोड बढ़ गया तो भी पेशेंट की डेथ होने की 99% क्या होती है? संभावना होती है। समझ में आया? दिस इज ऑल अबाउट दी अभी क्लास। अपन लोग पढ़ रहे थे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, जिसमें अपन ने चेस्ट पेन पढ़ लिया है। बाकी की साइन एंड सिम्टम्स और रिमेनिंग पार्ट अपन लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय बाय।